हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोशिश आपको पता है मैंने की थी लाइव क्लास देने की, लेकिन घर से लाइव क्लास तो नहीं हो पाती है। लाइव क्लास तो कल मिलेगी आपको 11 बजे, कल आप लाइव रहेंगे। तो मैं एक रिकॉर्ड करके क्लास डाल रहा हूँ। वही क्वेश्चन सीरीज़ है, वही 30 क्वेश्चंस होंगे। आप इसे देख लेंगे, मैं आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। और कल 11 बजे आपसे लाइव रूबरू रहेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम नाम दिया गया अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, ऑरेन स्टाइन या फिर विलियम बर्टन द्वारा। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो नाम दिया गया, वो नाम किसके द्वारा दिया गया। तो आप लोग आंसर बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को ये जो नाम दिया गया सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ कि सर जॉन मार्शल जो थे, उन्हें 1920 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का निदेशक बनाया गया था। 1920 में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर बने थे, निदेशक बने थे। और 23 जुलाई 1923 ईस्वी को सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। तो मैंने कहा कि 23 जुलाई 1923 ईस्वी को ये नाम दिया गया। 23 जुलाई 1923 ईस्वी को ये नाम दिया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। और साथ में ये भी बता दूं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता में सबसे पहले जिस स्थान का उत्खनन किया गया, जो सबसे पहले स्थान खोजा गया, वो सबसे पहले खोजा गया था दोस्तों हड़प्पा। तो ये आपके प्रश्न की डिटेल रही। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ड्रैटोस्थनीज, हेरोडोट्स, मेडल या फिर श्वेस। और आपको पता होगा कि इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स ने ही सबसे पहले भूतकाल में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो बीत चुका है, उसके लिए इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसलिए इतिहास का जनक भी हेरोडोट्स को ही माना जाता है। हेरोडोट्स की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखेंगे कि हेरोडोट्स यूनान का निवासी था, यूनान का रहने वाला था। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम आता है हिस्टोरिकल। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिकल। और हिस्टोरिकल पुस्तक किससे संबंधित है, तो भारत और फारस देशों के मध्य व्यापार से संबंधित ये पुस्तक है हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल पुस्तक के रचनाकार यदि कभी पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स ने ही सबसे पहले अतीत की घटनाओं के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो देखिए, इसमें एक शब्द आ रहा है सामवेद में। आप लोगों के सामने एक शब्द आया शाम। इस शाम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण गान। गान यानी गायन, संगीत से संबंधित हो गया। तो सीधा सा मतलब है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे सामवेद है। और इसी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को मैं ये भी कह सकता हूँ कि भारतीय संगीत शास्त्र पर लिखी गई सबसे पहली पुस्तक है। यानी संगीत शास्त्र पर लिखी गई जो प्राचीनतम पुस्तक है वो सामवेद है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, गद्य और पद्य शैली में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामवेद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच या फिर समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का प्रथम सम्राट था दोस्तों श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। हालांकि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसके कारण गुप्त वंश प्रसिद्ध हुआ था। तो श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच बना था गुप्त वंश का राजा, जिसने 300 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया था। और घटोत्कच के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना था, जो 319 ईस्वी में गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा था। यानी मैंने एक तरीके से सीक्वेंस आपको बताया है कि गुप्त वंश की स्थापना करने वाला यानी सबसे पहले आ जाएगा श्रीगुप्त। फिर श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच दूसरे नंबर पर, और घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम जो तीसरे नंबर पर आया। तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक बना वो श्रीगुप्त बना। आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। चलिए अगला पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, गुप्त काल का कौन सा मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। गुप्त काल में जो मंदिर बने उनमें से कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ऑप्शन हैं देलवाड़ा का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर, कोणार्क का मंदिर या फिर गया का मंदिर। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल एक ऐसा काल था इतिहास का जिसमें हिंदू धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है।
हिंदू धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है और गुप्त काल में ज़्यादातर जो मंदिर बने वो हिंदू धर्म के ही मंदिर बने। तो इन चारों में से जो देवगढ़ का जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार विष्णु मंदिर है, ये ध्यान रखना, देवगढ़ का दशावतार जो विष्णु मंदिर है ये गुप्त काल की कला का एक सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा देवगढ़ का मंदिर। और देवगढ़ का कौन सा मंदिर है वो मैंने बोल दिया, देवगढ़ का दशावतार विष्णु मंदिर है ये, जहाँ विष्णु जी के 10 अवतार चित्रित हैं। ये आपका राइट आंसर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चलिए अगला छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है, रामानंद ने किसकी उपासना पर बल दिया था? रामानंद जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 1299 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में, कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। और रामानंद ने हमेशा किसकी उपासना पर बल दिया? तो राम व सीता की उपासना पर बल दिया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा, राम व सीता। चलिए अगला 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मद्रास में या फिर राजस्थान में? तो आपको बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक स्थान आता है नादिया, पश्चिम बंगाल के नादिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का सन 1485 ईस्वी में, 1485 में पश्चिम बंगाल के नादिया में इनका जन्म हुआ था। और साथ में इनकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इनके बचपन का जो नाम था वो बचपन का नाम था विश्वम्भर। बाद में इनका नाम चैतन्य महाप्रभु पड़ा है, लेकिन बचपन का इनका नाम विश्वम्भर था। और लोग इन्हें गौरांग भी बोलते थे। इनका एक सरनेम पड़ गया था गौरांग, क्योंकि ये अत्यधिक गोरे थे, तो गोरे अंग का होने के कारण इन्हें गौरांग भी कहा जाता था। और इन्होंने एक संप्रदाय की भी स्थापना की थी, जिस संप्रदाय का नाम आता है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की भी स्थापना इन्होंने की थी। गौड़ीय संप्रदाय की जो पीठ है वर्तमान में वो वृंदावन में है, मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, बादशाहनामा, जिसे पादशाहनामा भी कहा जाता है, बादशाहनामा या पादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर बदायूनी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इसकी रचना की गई थी बादशाहनामा की। और किसके शासनकाल से संबंधित है ये, किसके शासनकाल का वर्णन है? तो जो मुग़ल शासक थे शाहजहाँ के काल से संबंधित है। यानी अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो बादशाहनामा लिखी उसमें शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड डलहौजी, वेलेस्ली, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मैकाले? किसके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया? तो लगभग आपको सभी को पता होगा कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया था। बैन करने वाला दोस्तों बेंटिक, बैन करने वाला बेंटिक, सीधा सा याद कर लें। सती प्रथा को जो बैन किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, समाप्त किया गया, वो बेंटिक के द्वारा किया गया। कब किया गया आपको पता होगा, 1829 यानी 1829 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई, एक अच्छा कार्य किया विलियम बेंटिक ने, भारत का एक तरीके से सुधार किया था। इसलिए ध्यान रखेंगे कि विलियम बेंटिक को भारत का सुधारवादी गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। विलियम बेंटिक को भारत का सुधारवादी गवर्नर जनरल भी कहा जाता है इसी के कारण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 12वां प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं केशव चंद्र सेन, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फूले या फिर विवेकानंद। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी महात्मा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। कब की गई वो भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। 24 सितंबर 1873, 1873, 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इस संस्था का, ये जो संस्था इन्होंने स्थापित की थी, इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य जो था वो उद्देश्य था जो शूद्र वर्ग है उस शूद्र वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ये संस्था का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। यदि कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो आप लोग कहेंगे शूद्र वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व
डीपीएसपी, जो संविधान के जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, उनसे हमारे राज्य का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है, यानी डीपीएसपी में हमारे राज्य का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है। वो अधिनायक तंत्र का स्वरूप प्रकट होता है, पूंजीवादी राज्य का स्वरूप प्रकट होता है, साम्यवादी स्वरूप दिखाई देता है, या फिर लोक कल्याणकारी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, टॉपिक में भी समझाया हुआ है कि डीपीएसपी को संविधान में शामिल करने का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, वो उद्देश्य ही यही है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर रहेगा दोस्तों लोक कल्याणकारी। डीपीएसपी से लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रकट होता है। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि डीपीएसपी का जो प्रावधान लिया गया है वो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, ये लगभग आपको सभी को पता होगा। चलिए 14वां प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से हटाकर, कौन सा ऐसा विषय है जिसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था। एक ऐसा विषय जो पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता, बाद में इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया, वो कौन सा विषय आता है। पुलिस, न्याय व्यवस्था, जेल या फिर शिक्षा। तो ध्यान रखेंगे कि शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता और 1976 के 42वें संशोधन द्वारा इसे राज्य सूची से हटा दिया गया और राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। यानी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगला 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दो देशांतर रेखाएं जो ग्लोब पर होती हैं उनके मध्य का, दो देशांतर रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। कटिबंध कहा जाता है, गोरे कहा जाता है, मध्याह्न कहा जाता है, या फिर ग्रिड कहा जाता है। तो ध्यान देंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र दोस्तों कटिबंध कहलाता है, कटिबंध या जोन, जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा गोरे। मैंने कहा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है और दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों गोरे। जबकि जहां पर देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, जहां अक्षांश और देशांतर आपस में काटते हैं ना, उन्हें ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड या हिंदी में हम इसे बोल देते हैं जाल। ग्रिड कह दीजिए या फिर हिंदी में जाल कह दीजिए। तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है, और जहां अक्षांश व देशांतर एक दूसरे को काटते हैं उसे ग्रिड कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपके सामने। 16वां प्रश्न है दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली। जो मनसबदारी प्रणाली जो मुगल काल में जो शुरू की गई थी, उस मनसबदारी प्रणाली में जात एवं सवार नाम के दो वर्ग हुआ करते। बिल्कुल आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि मनसबदारी प्रणाली में जात एवं सवार नाम के दो वर्ग हुआ करते, जिसमें सवार का अर्थ होता था घुड़सवार। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को 4000 का मनसब दिया गया तो वह घुड़सवारों की संख्या को सवार कहा जाता था। तो फिर आपको बताना यह है कि जात का तात्पर्य क्या था। सवार का मतलब तो घुड़सवारों की संख्या से हो गया, तो फिर जात का मतलब क्या हुआ करता। तो ऑप्शंस हैं कि जात यह व्यक्ति के जन्म को इंगित करता था, यह उसका धर्म बतलाता था, इससे व्यक्ति का पद स्थान एवं वेतन निर्धारित होता था, या फिर इससे सिर्फ वेतन का निर्धारण होता था। यानी जात से किस बात का निर्धारण किया जाता था। तो आप लोग कहेंगे कि जात से किस बात का निर्धारण होता था। तो दोस्तों इससे व्यक्ति का पद स्थान एवं व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जाता था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कि सवार का मतलब क्या था। सवार का मतलब घुड़सवारों की संख्या से हुआ करता। तो जात का मतलब व्यक्ति का पद कौन सा है, उसका पद कौन सा है और उसको वेतन कितना दिया जाएगा, ये जो बात निर्धारित होती थी ये जात से निर्धारित होती थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिख लोग मिशल किसे कहते थे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिख लोग मिशल किसे कहते थे। सिख समुदाय में जो मिशल शब्द जो एक चला, इस मिसल का तात्पर्य क्या था, ये आप लोगों को बताना है कि मिसल का तात्पर्य क्या था। तो देखिए ऑप्शंस में आपके सामने है। एक कर का नाम था मिसल, या उनके द्वारा विजित क्षेत्र को मिसल कहा जाता था, या मिसल एक राजनीतिक इकाई हुआ करती, या फिर एक किताब का नाम था। तो ध्यान रखेंगे कि मिसल एक राजनीतिक इकाई हुआ करती है, एक राजनीतिक इकाई का नाम था मिसल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक राजनीतिक इकाई। चलिए अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की मुख्य ठंडी जलधारा कौन सी है। अटलांटिक महासागर की मुख्य ठंडी जलधारा कौन सी है। ऑप्शन है दोस्तों, लेब्राडोर जलधारा,
गल्फ स्ट्रीम जलधारा, कनारी जलधारा या फिर नॉर्वे की जलधारा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर तो होगा दोस्तों आपका लेब्राडोर, कि जो लेब्राडोर जलधारा है वो लेब्राडोर जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर। लेब्राडोर के बारे में आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि लेब्राडोर जलधारा विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। मैंने कहा कि लेब्राडोर विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। और इसी कारण से गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर जलधारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिक्किम से तिब्बत जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? अगर आपको सिक्किम से तिब्बत जाना है तो वो मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरेगा? ऑप्शन हैं बुर्जिला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा। बुर्जिला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नाथुला दर्रा। अगर आपको सिक्किम से तिब्बत जाना है तो फिर आपको नाथुला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। नाथुला दर्रा जिस दर्रे से भारत और चीन का जो व्यापारिक मार्ग है वो जुड़ा हुआ है। भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग भी दोस्तों इसी दर्रे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई या फिर तूतीकोरन। इन चारों में से सबसे प्राचीन कौन सा है और साथ में कृत्रिम कौन सा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा चेन्नई बंदरगाह। मैं डिटेल थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, नीचे डिटेल लिखी हुई है कि चेन्नई बंदरगाह है वो सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि तूतीकोरन बंदरगाह है वो सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है। दोनों ही प्राचीन हैं लेकिन एक कृत्रिम है और एक प्राकृतिक है। जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है और भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है वो मंगलोर बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मंगलोर बंदरगाह सबसे छोटा बंदरगाह है, तूतीकोरिन सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है और चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर चंबल परियोजना। इन चारों में से भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इन चारों में से, इन चारों ऑप्शंस की यदि मैं बात करूं तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। डिटेल थोड़ी सी मैं आपको साथ में बता देता हूं। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर चलाई गई है? तो सतलुज नदी पर यह चलाई गई है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर पंजाब, राजस्थान व हरियाणा तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना का दोस्तों जो सबसे पहले जो विचार दिया गया था वो विचार दिया गया था पंजाब के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर लुइस डेन। 1908 ईस्वी की बात है ये। 1908 ईस्वी में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन ने इस परियोजना का विचार दिया था। और इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1948 में, 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत सतलुज नदी पर भाखड़ा और नांगल दो बांध बनाए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 20वां प्रश्न है दोस्तों, किस मिट्टी में फास्फोरस व पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है? कौन सी मिट्टी है जिस मिट्टी में फास्फोरस व पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हैं दोस्तों काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर बागर मिट्टी। सबसे अधिक फास्फोरस व पोटास की मात्रा दोस्तों कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक फास्फोरस व पोटास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी कह दीजिए आप इसे, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी या मैदानी मिट्टी, कुछ भी कह दीजिए, सारे एक के ही नाम है। हम इसे जलोढ़ भी कहते हैं, कांप मिट्टी कहते हैं, साथ में इसे हमें कछारी भी कहते हैं, दोमट भी कहते हैं, मैदानी मिट्टी भी कहते हैं, अल्फी मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी होती कौन सी है? देखिए नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती है ना मिट्टी, नदियाँ जो मिट्टी बहाकर लाती हैं और एक स्थान पर उस मिट्टी का जमाव कर देती हैं, वो मिट्टी कहलाती है दोमट या जलोढ़ मिट्टी। और ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जिसमें फास्फोरस व पोटास की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किस मिट्टी में सबसे अधिक फास्फोरस व पोटास की मात्रा होगी,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, जिसमें फास्फोरस व पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21वां प्रश्न है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बहुत फेमस कथन है, हिस्ट्री का बहुत प्रसिद्ध कथन है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह कथन किसका है, यह आपको बताना है कि किसका कथन है। ऑप्शंस हैं दोस्तों अकबर का, शेरशाह सूरी का, हुमायूं का या फिर जहांगीर का। तो ये प्रसिद्ध कथन दोस्तों शेरशाह सूरी का कथन है। और कब कहा था शेरशाह सूरी ने, वो भी मैं आपको बता दूं कि 1544 ईस्वी में, 1544 5 जनवरी 1544 का दिन, जब शेरशाह सूरी और शासक मालदेव, शेरशाह सूरी और मालदेव दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ग्रीस सुमेल का युद्ध। और उस ग्रीस सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी हार रहा था और हारते हारते एक तरीके से अचानक से जीत जाता है। तो इसको अपनी जीत पर यकीन नहीं होता है और उस समय ये बात कहता है कि यदि मैं इस युद्ध में हार जाता तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो चुका होता। तो शेरशाह सूरी का कथन है, किस वक्त का कथन है, ग्रीस सुमेल युद्ध के वक्त का कथन है दोस्तों ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है, औरंगजेब ने किसके पुत्रों को दीवार में चुनवाया था। औरंगजेब ने किसके पुत्रों को दीवार में चुनवाया था, गुरु अर्जुन देव के पुत्रों को, अंगद देव के पुत्रों को, तेग बहादुर के पुत्रों को या फिर गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को। तो आप लोग कहेंगे इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जिनके दो पुत्र थे, एक का नाम था जोरावर सिंह और एक का नाम था फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब मुसलमान बनाना चाहता था, इस्लाम धर्म में आने के लिए कह रहा था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दिया था। वो इस्लाम धर्म में नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने मुस्लिम बनने से इनकार कर दिया था। तो मुस्लिम बनने से जब इन्होंने इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शंस हैं कॉपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या फिर न्यूटन। ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका राइट आंसर तो होगा दोस्तों केपलर। ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर के द्वारा दिया गया था। डिटेल थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था। कोपरनिक्स ने क्या किया था, कोपरनिक्स ने सबसे पहले सौर मंडल की जानकारी दी थी। कोपरनिक्स ने सबसे पहले सौर मंडल की जानकारी दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केपलर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 24वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है। पृथ्वी और सूर्य दोनों आपस में सबसे निकट कब होते हैं, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 5 अगस्त को या फिर 3 मई को। तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है दोस्तों 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। यानी 3 जनवरी का दिन ऐसा होता है जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है और 4 जुलाई को दूरी सबसे अधिक होती है। जब दूरी सबसे अधिक होगी तो उस स्थिति को कहा जाएगा ज्योग्राफी के लैंग्वेज में अपसोर। यानी अपसोर कब होता है दोस्तों, 4 जुलाई को अपसोर होता है जब दूरी सबसे अधिक होती है दोनों के बीच की, और 3 जुलाई को दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है उपसोर। एक में उ आता है, एक में ए आता है। 3 जनवरी को उपसोर होता है, 4 जुलाई को अपसोर होता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कब होगी, तो सबसे नज़दीक होगी दोस्तों 3 जनवरी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। चलिए अगला 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील किस महाद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी झील किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप में, एशिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन सी। सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपको पता होगा कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, कैस्पियन सागर। तो कौन से महाद्वीप में आ जाएगी, एशिया महाद्वीप में। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा एशिया। कैस्पियन सागर जो कि खारे पानी की झील है। साथ में अगर मैं मीठे पानी की झील की बात करूं तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आती है दोस्तों सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील कौन सी महाद्वीप में पड़ती है, वो उत्तरी अमेरिका में आ जाती है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगला 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है, महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। एक शब्द आपके सामने आया दोस्तों मगन तट।
तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि मग्न तट होता क्या है। देखिए, मग्न का मतलब होता है डूबा हुआ और तट मतलब किनारा। महासागर का वो महाद्वीपों का वो किनारा जो जल में डूबा हुआ रहता है वो मग्न तट कहलाता है। तो जो सबसे अधिक जल में डूबा हुआ जो किनारा है वो कौन से महासागर का है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होता है वो होता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का मग्न तट सबसे अधिक लंबा माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये तो आपको लगभग सभी को पता होगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। जबकि साथ में मैं आपको बताऊं कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि अगर तटीय सीमा में आप द्वीप समूह को भी शामिल कर देते हैं तो वो हो जाती है 7516 किलोमीटर। देखिए, ये जो भारत का जैसे नीचे का दक्षिणी हिस्सा है ये इस प्रकार जल से घिरा हुआ हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों साइड में जल से घिरा हुआ है। तो ये यहाँ पर गुजरात के कच्छ से लेकर और कोलकाता में हुगली नदी तक ये जो हिस्सा है ये तटीय हिस्सा कहलाता है, ये तटीय बॉर्डर कहलाएगा। तो ये तटीय बॉर्डर दोस्तों कितना है, 6100 किलोमीटर लंबा है। लेकिन भारत के जो दो द्वीप समूह है, इधर आ जाता है लक्षद्वीप समूह, इधर आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी तो जल से घिरे हुए हैं ना, इनका बॉर्डर भी तो जल से घिरा हुआ है। यदि इनके बॉर्डर को भी हम शामिल कर दें तो कुल मिलाकर तटीय सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो आप लोग कहेंगे 6100 किलोमीटर है। जबकि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 7516 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा मैंने आपको बता दी 15,200 किलोमीटर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मैदान के निचले भाग जहां बाढ़ का पानी लगभग हमेशा पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है। मैदान के निचले भाग जहां लगभग हमेशा बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है खाद्र प्रदेश। खाद्र प्रदेश जो कि उपजाऊ माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर हर साल नदियों के द्वारा नई मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है। और साथ में अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खाद्र प्रदेश का विस्तार पाया जाता है तो आप लोग कहेंगे कि खाद्र प्रदेश का जो सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है दोस्तों वो सबसे अधिक विस्तार कौन से राज्य में पाया जाता है तो बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार और पश्चिम बंगाल में खाद्र प्रदेश का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। चलिए अगला 29वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। इनमें से कौन सी पवन है जिसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। ऑप्शन है मिस्ट्रल, फान, हर्मटन या फिर चिनूक। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा दोस्तों हर्मटन। हर्मटन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी आपको बता दूं कि जो हर्मटन पवन है ये सहारा मरुस्थल से चलती है गिन्नी की ओर। सहारा से, जैसे ये सहारा है ये गिन्नी है, तो सहारा से गिन्नी की ओर चलती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं और स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण ही इन्हें डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्मटन। और चलिए एक लास्ट प्रश्न आज के लिए आपको बता दूं। लास्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा प्रथम भारतीय शोध केंद्र स्थापित किया गया। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं, 3 शोध केंद्र हैं, उनमें सबसे पहला कौन सा था। उत्तरी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारती या फिर मैत्री। तो दोस्तों सबसे पहला शोध केंद्र था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा शोध केंद्र था मैत्री और तीसरा शोध केंद्र था भारती। ये तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है पहला ऑप्शन। तो आप लोग कहेंगे कि पहला शोध केंद्र अंदर दक्षिण गंगोत्री था, दूसरा शोध केंद्र दोस्तों मैत्री था और तीसरा शोध केंद्र दोस्तों भारती था। दक्षिण गंगोत्री जिसकी स्थापना की गई थी 1983 में, 18 18 में, 1983-84 में। मैत्री की स्थापना हुई थी दोस्तों 1987 में और भारती की स्थापना तो दोस्तों अभी हुई है कुछ साल पहले 2012 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों ये हमने 30 प्रश्नों की बात की है। आज की वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो थी, लाइव आपको नहीं मिलेगी, लाइव में आप लोगों से बात नहीं कर पाया। कल 11 बजे मिलूंगा आपसे, लाइव क्लास होगी कल 11 बजे। तो कल आप लोगों से बात करूंगा अगले टॉपिक पर, हिमालय पर्वत पर बात करूंगा। थोड़ा सा आप हिमालय पर्वत को पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलता हूं अब आपसे 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।